हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोगों ने आपको कल जो है प्रोवाइड कराया था, जिसमें आपको महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस दिए गए थे भारतीय संविधान के। आज हम लोग पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके सामने लेके आए हैं। तो इसमें पर्यावरण में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो हमारे पर्यावरण में अब तक किसी न किसी पेपर में, खासकर जो जैसे हमारे RO हो गए इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इनके या प्रीवियस ईयर्स में अभी रिसेंटली जो यूपी में हमारे जो एग्जाम होते हैं, या प्रीवियस ईयर्स में कभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये क्वेश्चंस अगर कभी पूछे गए हैं तो ये वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत बड़ा वीडियो मैं आपको इसलिए नहीं देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट का वीडियो दूँ आपको, जिससे आप भी उसको कम समय में देखेंगे तो देख लेंगे। वरना मैंने यहाँ पे देखा, मैं जब भी 40-50 मिनट का वीडियो देखता हूँ तो उसकी एवरेज टाइम कितना होता है, 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक मैक्सिमम। लेकिन अगर 10 मिनट का मैं वीडियो देता हूँ तो उसका जो एवरेज टाइम होता है वो 4 से 5 मिनट का होता है, मैक्सिमम 3 से 5 मिनट तक जाता है। मतलब मिनिमम इंसान 3 मिनट तक देख रहा है, मैक्सिमम 5 मिनट तक। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है, भले ही मैं एक बार में 30 क्वेश्चन दूँ, 35 दूँ, लेकिन वीडियो छोटा रहे तो आपको वहां से फायदा होता है और आप भी उस चीज को देखते हो, वरना आप फिर भाग जाते हो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्यावरण का आज हम लोग पोर्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ से आपको हर हालत में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर पेपर में। चलो, पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये सारे चीजें टाइपिंग कराई जाती है तब आपको दिया जा रहा है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग की बात करेंगे तो A.G. टांसले ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। चलो फिर देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि जो पारितंत्र के जो मूल घटक हैं वो क्या होते हैं। जो पारितंत्र है इनके मूल जो घटक होते हैं, 2 मूल घटक होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? जैसे पौधे और प्राणी, जैविक और अजैविक। पौधे और प्रकाश, घास पात और सूक्ष्म जीव। तो पारितंत्र की अगर बात करेंगे तो इसमें एक होता है जैविक, यानी कि जिंदा, नहीं सॉरी, जैविक और अजैविक, जिंदा और मरड़ की बात नहीं है यहाँ पे। चलो 3 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है 3 नंबर में। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा, रेट जेल द्वारा। तो बेनेट के द्वारा किया गया था। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है? दलदल, तालाब, घास भूमि या झील? अगर प्रादेशिक निवास की बात करेंगे, प्रादेशिक निवास, तो घास भूमि हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी किसके द्वारा? वुडबरी के द्वारा, क्लर्क के द्वारा, A.G. टांसले के द्वारा, या A.P. ओडम के द्वारा? अभी आपको कहा गया था सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत या पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो टांसले ने किया था। वही आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। चलो नीचे जो है हमको कुछ कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन A तथा दूसरे को R कहा गया है। अभिकथन 1 क्या दे रहे हैं, उसका कारण क्या है, चलो ये देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में के विविध अव्यय आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अव्यय आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं और मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होते हैं। नीचे कूट दिए गए हैं और इनके आधार पर हमको इसका क्या करना है? चयन करना है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। जहाँ कि तहाँ आप कहीं भी जाइए, जैसे आप कहीं भी किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाइए, पहाड़ियों में चले जाइए, झरने देखने चले जाइए, नदियों में नहाने चले जाइए, कुछ मूर्ख और कुछ लंपट गधे इतने नालायक होते हैं जो जाएंगे, दारू की बोतल लेके जाएंगे, बियर की बोतल लेके जाएंगे, वहाँ पिएंगे और वहीं पानी में ही उसको छोड़ के चले आते हैं। फिर जाएंगे कहेंगे ओ यार नदियाँ कितनी गंदी होंगी। अरे गधों, तुम लोगों ने यमुना को नहीं छोड़ा, दिल्ली में इतना गंदा कर दिया, तो तुम लोग बाकी दुनिया की सभी नदियों, दुनिया में आप किसी भी जगह पे दिल्ली वालों को छोड़ दीजिए, ये पूरी उस जगह की पूरी वॉट लगा सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं उसको। खैर, तो पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे के पर निर्भर करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, ये सही है। तो यानी कि कारण तो सही है, लेकिन जो अभिकथन है वो सही नहीं है। चलिए तो इस हिसाब से देखेंगे तो A तथा R दोनों सही हैं। R A की सही व्याख्या करता है, नहीं, ऐसा नहीं है। A R दोनों सही हैं, R A की सही व्याख्या नहीं। A सत्य है किंतु R गलत है। यहाँ पे ये R लिखा है, 2 नहीं है, और A गलत है किंतु R सत्य है। हाँ, यही सही हो जाएगा। चलो
एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा होता है। पिरामिड का मतलब ये लोग ये बताना चाह रहे हैं, ये इस तरीके की चीजें होती हैं, इनमें हम लोगों ने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा होता है, तो इस तरीके से, तो यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, टेढ़ा होता है, या ये सभी सत्य हैं। तो भैया इसमें उल्टा होता है, ये जो मैंने बना रखा है ये सीधा है, उल्टे का मतलब ये होता है, ठीक है, उल्टे का मतलब ये होता है। चलो फिर उत्पाद उपभोक्ता अपघटक किस श्रृंखला का क्रम है। कौन सा उत्पाद उपभोक्ता घटक किस श्रृंखला का क्रम है, तो ये खाद्य श्रृंखला का हो जाएगा। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है सॉरी, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। अच्छा, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ बहुत ही शक्तिशाली भी हैं। पूछा क्या था, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य की बात करेंगे तो फिर ये हो जाएगा उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। अगर अधिक नहीं होंगे तो फिर प्राथमिक उपभोक्ता वहीं पे खत्म हो जाएगा, उसका जीवन वहीं पे नष्ट हो जाएगा। निम्न में कौन मानव जाति जनित जीवों का एक उदाहरण है। जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन या फसली भूमि, तो फसली भूमि है। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने प्रतिपादित किया था। कौन सा ऊर्जा का स्थानांतरण का 10% नियम किसने प्रतिपादित किया था। लैमार्क ने, ओपेरिन ने, लिंडेमान ने या डार्विन ने, तो लिंडेमान ने किया था। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थान पर मिलेगी, तो अगर जैव विविधता देखनी है तो आप जैसे समुद्र वगैरह, क्योंकि सबसे बड़ा विस्तारित क्षेत्र वही है, वहाँ जाइए, जैसे गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालयन, और क्या ऑप्शन है, पश्चिमी घाट, मध्य घाट, मध्य भारत। अच्छा, तो यहाँ पे ये वो ऑप्शंस दे रखे हैं, समुद्र इसमें नहीं है, तो पश्चिमी घाट में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। 13 नंबर, भारत में मुख्यतः कौन से जीव विविधता जो है हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं। पश्चिमी तथा पूर्वी तथा पश्चिमी घाट बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत ये भी सही, उत्तरी पूर्वी भारत, सुडालैंड ये भी सही, यानी कि सभी सही हो जाएंगे। फिर चलिए भाई 14 नंबर देखेंगे क्या सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का महत्वपूर्ण पहलू है। कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र या ऑक्सीजन चक्र। ये जल चक्र ही है। आपने देखा जैसे ये समुद्र है और यहाँ पे ये जो है बादल कुछ बने हुए हैं ऐसे ऐसे करके, इसमें से पानी क्या होता है, ये इस तरीके से ऊपर बाष्पीकृत होकर बादलों में जाता है, फिर बरसता है और फिर ये बहने के बाद फिर समुद्र में आ जाता है। इस तरीके से नदियों के माध्यम से समुद्र में फिर आ जाता है। 15, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जैव भू रसायन चक्र कहलाता है वो। समुद्र का वर्षा वन किसे कहते हैं। जो समुद्र का जो वर्षा वन होता है वो किसे कहते हैं, तो जो प्रवाल भित्तियां होती हैं उनको कहते हैं, क्योंकि वो जैसे वन हमारे यहाँ क्या है, पेड़ पौधों से मिलकर बने होते हैं, और वहाँ जो है इन लोगों से, प्रवाल भित्तियों से, समुद्र की ये निचली गहराई में जब हम जाते हैं तो प्रवाल भित्तियां आपको बहुत देखने को मिलेंगी। भारत में प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती हैं, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार और ये सभी। देखो ये सबके सब जो है हमारे कहाँ मिलेंगे, ये आपको समुद्र के द्वीप हैं, तो द्वीप हैं तो प्रवाल भित्तियां आपको जरूर देखने को मिलेंगी। 18 नंबर, कृत्रिम आवासीय संरक्षण जहां पादपों के जीन को संरक्षित किया जाए क्या कहलाता है। चलो भाई देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। कार्बन टैक्स, जीन बैंक, डीन बैंक या इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहलाएगा भाई, तो ये जीन बैंक कहलाएगा। धूम कोहरा यानी कि स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसकी वजह से होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो है ये कोहरा या स्मॉग जो है वायुमंडल में आपको दिखाई देगा। 20 नंबर, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। अब देखो होल मार्क है वो आपको पता है, जो हमारे जेवरात वगैरह होते हैं उन पे आता है, ठीक। और जो इको मार्क है, इको मार्क, इको मतलब इकोनॉमिक जो हमारा वातावरण होता है उससे रिलेटेड होता है, और ये किसको दिया जाता है, जो पर्यावरण से मित्रवत हो उनको ये मार्क दिया जाएगा। चलो भाई अगला,
पारिस्थितिकी निके के संदर्भ में, ये निके क्या है यार, हमको भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, पारिस्थितिकी निके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग तथा पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। बिल्कुल, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, इसमें से ये भी सही है, अलग, हर प्रजाति का एक अपना अलग स्थान है। सही पूछ रहा है, हाँ तो सही हो जाएगा, तो फिर दोनों सही हैं, तो यहाँ पे दोनों लेना पड़ेगा। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो किसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? तो ये आर्गन होता है जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानते हैं। बाकी जो सारी गैसेस जो दे रखी हैं तो वो ग्रीन हाउस गैस की मुख्य गैसों के रूप में गिनी जाती हैं। चलो अगला, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए? मृदा, कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडीड या सिल्वर नाइट्रेट? तो सिल्वर आयोडीड का उपयोग किया जाता है। 24 नंबर, निम्न में कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन? तो नाइट्रोजन नहीं है। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड या -20 डिग्री सेंटीग्रेड? हरित गृह के अभाव में, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह, भैया माइनस में पहुंच जाओगे, -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? ये सभी लिखा हुआ है। अच्छा, फसल पैटर्न में परिवर्तन, बिल्कुल हो जाएगा। समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगी जब ग्लोबल वार्मिंग होगा। तटीय रेखा में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सभी सही हो जाएगा। कानकुन किस देश में है? कौन सा? कानकुन जो है ये किस देश में स्थित है? तो स्पेन, जापान, मैक्सिको या इंडोनेशिया? तो ये स्पेन में आपको देखने को मिलेगा। 28 नंबर, निम्न में से किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या इकोस्फेयर? तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसमें आपको ओजोन की सबसे ज्यादा सांद्रता देखने को मिलेगी। ओजोन होल किससे संबंधित है? ओजोन परत के घनत्व में वृद्धि से। घनत्व वृद्धि कैसे हो जाएगी भाई? इनमें से किसी में भी नहीं। समतल मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, क्षोभ मंडल में ओजोन परत में वृद्धि से। बिल्कुल, तो ये ओजोन समताप मंडल में जो है ओजोन परत की मोटाई की जो कमी आ रही है, और आनी भी चाहिए। जिस तरीके से ये लोग हैं, इनको किसी चीज़ का मतलब नहीं है, जब पटाखे दगाओ तब इनको दिक्कत होती है। और ये इंस्टाग्राम पे जो वल्गैरिटी फलाना ढिमाका ये चल रहा है नालायकों का, इनको बंद कराने का कोई नहीं सोचता है। चलो 30 नंबर देखेंगे, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल H2O जो है बन जाएगी यहाँ पे। 31 नंबर, रिंगेलमैन स्केल एजेंट में ये सवाल, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है और मैंने क्या लगाया? SO2 लगा दिया। नहीं भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है ओजोन परत में छेद करने के लिए। चलो, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्न में से किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? किसका घनत्व उसके माध्यम से मापा जाता है? धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा या ध्वनि? तो धुएं का घनत्व इससे मापा जाता है। कौन सा? अरे इतना लंबा ना लगो, रिंगेलमैन, ठीक है। 32 नंबर, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत किस वर्ष तक वायुमंडल में प्रदूषणकारी कणों के स्तर में 40% कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? किसने किया है? तो वर्ष 2026 तक ये चीज निर्धारण किया गया है। 33 नंबर, भारत में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मानकों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय वायु प्रदूषण बोर्ड, ए और बी दोनों, और इनमें से किसी के भी नहीं? तो बिल्कुल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो है ये ध्वनि प्रदूषण के संबंधित मानकों का निर्धारण जो है वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। चलो अगला, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये क्वेश्चन देखो वैसे भी नॉर्मली जीएस में पूछा जाता है, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जीएस में भी 1972 आपको बताया जाता है, तो यहाँ भी 1972 ही रहेगा। रेडियो एक्टिव प्रदूषण से कौन से रोग हो सकते हैं? चलो भाई आगे बढ़ेंगे। त्वचा कैंसर, अस्थि कैंसर, रुधिर का कैंसर, और ये सभी, बिल्कुल भैया सभी तरीके के कैंसर इससे हो सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है वर्तमान में प्रत्येक वर्ष लगभग कितना प्लास्टिक उपयोग किया जाता है। देखो अब आपको यहां से अंदाजा लग जाएगा, 20 टन, 15 टन, 6 टन या 18 टन। तो लगभग 15 टन प्रत्येक वर्ष जो है प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। अब समझ लो आप, इतना प्लास्टिक का उपयोग ये जाती तो है नहीं, खत्म तो होती नहीं है, वर्षों लग जाते हैं इसको खत्म होने में। तो कितना प्लास्टिक अपनी जमीन पे, कितनी धरती पे हो चुका होगा, कितना प्रदूषण हो चुका होगा। तो वो कहा जाता है ना कि आप आने वाली पीढ़ी के लिए चीज़ों को बचा के रखिए, वरना वो क्या ही देखेंगे आंखें। तो भैया हमने भी बहुत सी चीज़ें नहीं देखी। मैं प्रदूषण ये नहीं कह रहा हूँ आप प्रदूषण फैलाइए, लेकिन दोस्त जो चीज़ों गलतियाँ जो हो रही हैं पहले आप उनको सुधारिए। जब तक बच्चों को जानकारी नहीं होगी वो बच्चे क्या ही बचाएंगे। आप समझ रहे हैं कि प्रदूषण बचा लें, प्रदूषण से मतलब प्रदूषण ना फैलाएं, कैसे फैलाएंगे? नहीं फैलाएंगे, उनको जानकारी नहीं है ना, तो फैलाएंगे ही। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।